हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग जो स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर्स पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मंथली वाइज वो हम लोग कवर करेंगे। इस वाले में हम लोग मई 2025 के करंट अफेयर्स पे जो एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते थे स्टेट पीसीएस में भी, लेकिन अब इस बार यूपी पीसीएस का अगर आप पेपर देखोगे तो चीजें थोड़ी बदली हैं और काफी ज्यादा हद तक बदली हैं एक्चुअली। सिंगल स्टेटमेंट में क्या होता था, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ए बी सी डी चार ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक टिक मारो आगे बढ़ो, ऐसा होता था। लेकिन अभी देखो आप ये क्वेश्चन पूछने के ना इस टाइप के क्वेश्चन बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो या तो सिंगल स्टेटमेंट होगा, या तो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होगा, या तो मैच द फॉलोइंग होगा, या तो टू स्टेटमेंट, ये जैसे टू स्टेटमेंट है ऐसे थ्री स्टेटमेंट होगा। तो ऐसे कई टाइप के वो होते हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं। नॉर्मली क्या होता था, सिंगल स्टेटमेंट की जो मात्रा होती थी ना यूपी पीसीएस में वो ज्यादा होती थी। लेकिन अगर आप इस बार का पेपर देखोगे 2024 का पीसीएस का पेपर, ये वही पेपर है, तो आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, टू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिख रहा है। फिर नीचे देखो अरेंज करने के लिए, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए पूछा है आपसे। फिर ये देखो फिर से क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को पूछा है। फिर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ये वाला 125 देखो मैच द फॉलोइंग है। फिर असर्शन रीजन टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक, फिर आगे नीचे और देखो सिंगल, ऐसा नहीं कि सिंगल स्टेटमेंट उन्होंने पूछा नहीं, ये देखो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन यही होता है, लेकिन इनकी जो मात्रा है ये कम होती चली जा रही है। नीचे वाला भी सिंगल स्टेटमेंट है। फिर देखो आपको दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया 129, फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। तो अब ये चीज एक्चुअली आप देखोगे तो मैक्सिमम जगह पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहली बात तो कोई कवर नहीं कर रहा है, और दूसरी बात अगर जब तक आप इसको एक बार प्रैक्टिस ढंग से नहीं करके जाओगे तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसमें फिर आपको कुछ ट्रेंड एनालिसिस भी होता है, जो कि अगर आप चाहो तो मैंने ये यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हुई है, इसमें हमने पूरे पेपर को, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में एनालिसिस किया है कि आप इससे कैसे मतलब आगे एग्जाम में कैसे टैकल कर सकते हो इन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी अगर आपको बनानी है तो आप वो वाली सीरीज देख सकते हो। फिलहाल हम लोग इसमें इस वाले लेक्चर सीरीज में हम ये देखेंगे। पहली चीज तो मैंने आपको दिखाया कि इस बार ट्रेंड कैसे बदला है क्वेश्चन पूछने का, और उसी ट्रेंड पे हमने अपनी पूरी ये जो सीरीज है ये निकाली। आप देखो हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। आगे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे और क्वेश्चन टू स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट वाले बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो हमने इस चीज को एम किया है। दूसरी बात यह है कि आप देखो किसी भी सोर्स से अगर पढ़ रहे हो, कहीं से भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, और उसके बाद आके आप ये एमसीक्यूज यहाँ पे लगा सकते हो। फ्री है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ये जो एमसीक्यू बनाए इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से उठाओ और आके यहाँ पे लगा सकते हो क्वेश्चन। ठीक, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना, अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो और एक मिनट रुकना, थोड़ा मैं इसको ठीक कर दूं। ठीक है, करंट अफेयर्स यहाँ पे अगर आप कहीं से भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है और आप आके मई महीने का, जैसे इसमें मई मंथ का है, तो आप उसको लगा सकते हो क्वेश्चन। और अगर आप क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो तो चलो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन आपके ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप हमने जो पीडीएफ बनाई है उसको जाके देख सकते हो। वो पीडीएफ काफी एग्जॉस्टिव है, उस पर मैंने पूरा लेक्चर सीरीज भी निकाली है इस पर, आप उसको भी देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। और ये रहा वो पीडीएफ, आप देखो काफी डिटेल्ड एनालिसिस करी हुई है इसमें हर एक टॉपिक की, और टू द पॉइंट एनालिसिस है। तो आप इसी के एक्चुअली जो क्वेश्चन बनाए ना सारे के सारे इस पे बने हुए हैं, तो आप इसको पढ़ के आके अगर आप लगाओगे ना क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले ये पीडीएफ पूरी पढ़ो। छोटी सी पीडीएफ है, ज्यादा लंबी पीडीएफ भी नहीं है। इसको पहले आप ये पीडीएफ पढ़ो, उसके बाद आके आप करंट अफेयर्स लगाओ, तो एक बहुत ही अच्छा एक ओवरऑल आपका महीने का करंट अफेयर्स कवर होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, नागास्त्र वन ऑपरेशन सिंदूर में जो यूज हुआ था उसको कामाकाजी ड्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में जो पहलगाम अटैक के अगेंस्ट इंडिया ने रिटेलिएशन में जो लॉन्च किया था, उसमें जितने भी इस टाइप के वेपन्स यूज हुए आपको सबके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। वो मैंने पीडीएफ में कवर किया है, लिस्ट बना के आपको दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हो। यहाँ पे फिलहाल ये देखो नागास्त्र वन जो है उसको कामाकाजी ड्रोन बोलते हैं। देखो कामाकाजी क्या था, कामाकाजी एक्चुअली एयरक्राफ्ट थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुए थे, जापान ने यूज किए थे, और ये एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एयरक्राफ्ट हुआ करते थे। ये क्रैश लैंडिंग करते थे, सीधे जाके जमीन में इंपैक्ट करते थे, और उस इंपैक्ट से काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान होता था। तो वो एक तरीके सुसाइडल एयरक्राफ्ट थे, वहीं से नाम निकल के आया ये कामाकाजी। तो ये अब ये कामाकाजी ड्रोन है, नागास्त्र ड्रोन, बिल्कुल सही बात है ये। और ये जो कामाकाजी का मतलब भी मैंने आपको बताया, तो रीजन भी एकदम सही है, क्योंकि वो सुसाइडल टाइप की ड्रोन टेंडेंसी उनकी, इसीलिए उनको सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है।
लॉइटरिंग म्यूनिशन, नागास्त्रों को एक्चुअली सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है और लॉइटरिंग म्यूनिशन भी बोला जाता है। ये एक्चुअली एक एरिया के ऊपर, ठीक है, अगर मान लो ये कोई एरिया है, उसके ऊपर ऐसे होवर अराउंड करेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे और फिर एकदम से टारगेट को लॉक करेंगे और फिर वहीं जाके इंपैक्ट करके सीधे वहां पे डिस्ट्रक्शन फैला देंगे। ठीक, इस तरीके से काम करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024, उसके बारे में दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहली चीज आप ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड एक्चुअली इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी ये बोल रहा है कि विनोद कुमार शुक्ला बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू रिसीव दिस अवार्ड। बिल्कुल सही बात है। देखो, आपको इस टाइप के इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। अगर कोई पहली बार कहीं से कुछ बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ से पहले पर्सन है जिनको की अवार्ड मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। इट हैज बीन अवार्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू छत्तीसगढ़ी लिटरेचर। ये देखो, छत्तीसगढ़ी लिटरेचर के लिए नहीं मिला है, ये हिंदी लिटरेचर के लिए मिला है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर के लिए, इसीलिए ये चीज गलत हो गई। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन। अब देखो 58th भी आपको पता होना चाहिए, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड भी पता होना चाहिए किसको मिला है, क्योंकि मई 2025 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अनाउंस पहले ही हो गया था। अब जैसे इस बार ये अनाउंस हुआ है, 59th अनाउंस हुआ है, तो थोड़े टाइम बाद में जाके इनको दिया जाएगा। लेकिन मई 2025 में 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जो था वो यहाँ पे इनको दिया गया था। किसको दिया गया था? जगत गुरु रामभद्राचार्य को, संस्कृत लिटरेचर के लिए, जो उनके वर्क्स थे संस्कृत लिटरेचर में, और दूसरा गुलजार साहब को उर्दू और हिंदी पोएट्री के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय नॉमिनल जीडीपी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो, बहुत तमीज से क्वेश्चन पढ़ा जाता है, वरना गलत हो सकते हैं। ये चीज आपको तमीज से पढ़नी चाहिए थी, डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से पढ़ना चाहिए था। कई बार होता है आप वहां पे एग्जाम प्रेशर में ये सब ढंग से नहीं पढ़ते हो और असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर समझ के लगा दोगे। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी, देखो जीडीपी भी एक्चुअली इंडिया जीडीपी साइज के बेसिस में, अभी अभी एक्चुअली मई 2025 में न्यूज आई थी, जीडीपी साइज के बेसिस में इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया और 4th नंबर पे आ चुकी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, जीडीपी साइज के बेसिस में, मतलब पूरे इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उस बेसिस पे। लेकिन अभी अगर इन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया होता ना, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, मतलब अब यहाँ पे क्या है, जीडीपी को इन्होंने किससे एवरेज आउट किया है? पर कैपिटा, हर इंसान के उसके हिसाब से अगर देखोगे आप, तब उसको इन्होंने डिवाइड करके देखा है। तो इसमें इंडिया की रैंक 140 में है। ठीक, तो इसी ढंग से पढ़ना होता है क्वेश्चन यहाँ पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। इसका जो ऑर्डर है, यूएस नंबर 1 पे, बिल्कुल सही है, चाइना नंबर 2 है, जर्मनी नंबर 3 और इंडिया नंबर 4 है। तो इसमें आपको ये पूरी रैंकिंग भी याद होनी चाहिए, कौन नंबर 1 2 3 4 5 तक है, इंडिया ने किसको ओवरटेक किया ये भी पता होना चाहिए, और प्रेजेंटली इंडिया की रैंक क्या हो गई है। इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब ये देखो ऑल इंडिया सेंसस में क्या बोल रहा है। पहली बात ये कह रहा है द नेक्स्ट ऑल इंडिया सेंसस विल बी कंडक्टेड इन 2027। ठीक है, पहली चीज ये कह रहा है जो अगला ऑल इंडिया सेंसस होगा वो 2027 में होगा। ठीक, बिल्कुल सही है। एक्चुअली अभी रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि ऑल इंडिया सेंसस जो होंगे, ऑल इंडिया सेंसस एक्चुअली पहली बार 1872 में लॉर्ड मायो के समय स्टार्ट हुआ था। 1881 से रेगुलर इंटरवल में और काफी तमीज से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1881 से। उसके बाद से ये डिसेनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 10 साल में होता है। लास्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ था 2011 में। उसके बाद 2021 में सेंसस होने थे, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कोविड-19 का इम्पैक्ट चल रहा था इंडिया पे। तो उसको मतलब फ्यूचर के लिए वो कर दिया गया था, आगे जब सही समय रहेगा तब उसको किया जाएगा। अब जाके फाइनली 2020 ये बात हुई। अभी मई 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग 2027 में, इनफैक्ट मार्च 2027 में अगला ऑल इंडिया सेंसस करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने बोला। और एक्चुअली पूरे इंडिया में एक साथ नहीं होना, ये जो पहाड़ी राज्य हैं खासकर जैसे लद्दाख वगैरह हैं, वहां पे अक्टूबर 2026 में होगा और रेस्ट ऑफ इंडिया में मार्च 2027 में होगा। रेस्ट ऑफ इंडिया में मार्च 2027 में होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ये गलत होगा, क्योंकि ये बोला नेक्स्ट ऑल इंडिया सेंसस बोल रहा है। देखो ऑल इंडिया सेंसस नहीं है ये क्या हो रहा है, मार्च में तो हो रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया में, मतलब अक्टूबर में कुछ जगह पे हो रहा है और मार्च में
फिर कुछ और जगह पे हो रहा है। इसलिए अगर ऐसे पूछेंगे ना नेक्स्ट ऑल इंडिया सेंसस 2027 में होगा तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि वो 2 फेजेस में हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है 2027 में, ये हो गया गलत। कास्ट डेटा इज ऑफिशियली कलेक्टेड ड्यूरिंग नेशनल सेंसस एट रेगुलर इंटरवल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, गलत है ये। देखो यही तो पूरा मुद्दा था इस बार एक्चुअली, इसी को लेके काफी टाइम से, एक मिनट रुकना, इसी को लेके काफी टाइम से वो चल रहा था कि भाई कास्ट सेंसस कंडक्ट कराओ इंडिया में। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स ने किया भी, लेकिन सेंटर ने अभी तक नहीं किया था, इनफैक्ट कभी नहीं किया था कास्ट सेंसस ऑफिशियली जो कलेक्ट किए गए। तो इसी को लेकर दबाव बढ़ रहा था कि भाई कास्ट सेंसस कराओ, ताकि एट प्रेजेंट डिफरेंट कास्ट की क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर एक बेटर एक आइडिया मिल पाए, ताकि जो पॉलिसीज बना सके हम उसको केटर करने के लिए, और रिजर्वेशन पॉलिसीज में भी कुछ अगर चेंजेस लाने तो ला सके। तो इसीलिए ये इस बार ये चल रहा था कि कास्ट सेंसस इंडिया कराए, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कास्ट सेंसस इंडिया कराएगी। कास्ट सेंसस कराएगी मतलब क्या है, जब ये नॉर्मल ऑल इंडिया सेंसस हो रहे होंगे ना, उसी के साथ साथ कास्ट डेटा भी कलेक्ट कर लिया जाएगा। यही है कास्ट सेंसस, मतलब कास्ट डेटा कलेक्ट हो जा रहा है उसके साथ ही साथ, अलग से कुछ नहीं होने वाला, इसी में कलेक्ट हो जाएगा कास्ट डेटा। जिससे भी पूछा जाएगा सवाल उससे उसकी कास्ट भी पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही, तो ये चीज हो गई गलत, रेगुलर इंटरवल पे कभी नहीं हुआ है। सेंसस इज द सब्जेक्ट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट इन 7th शेड्यूल, देखो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, ये होता है आपका यूनियन लिस्ट में होता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये आपका आ गया मैच द फॉलोइंग। मैंने आपको बोला था अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए हमने क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनाए। अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया है। यहां पे आपको 4 पेयर दिए गए हैं, आपको बताना है, ये एक्चुअली वही जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था टेरर अटैक के बाद जो इंडिया ने रिटेलिएट किया, उन सबके बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है। सबसे पहले देखो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, कब हुआ था, 22 अप्रैल को हुआ था, बिल्कुल सही, ये इसी से मैच होगा। फिर उसके बाद पहलगाम टेरर अटैक 22 अप्रैल को हुआ था, जब बैसरान वैली में कुछ आतंकवादियों ने अटैक करके काफी टूरिस्ट को वहां पे मार दिया था। तो वो था आपका पहलगाम टेरर अटैक 22 अप्रैल को। उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था 7 मई को। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जहां पे पाकिस्तान में जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उन पे इंडिया ने अटैक किया था, ठीक है, तो 7 मई को हुआ था। उसी की रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने क्या किया था, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया था 10 मई को, ठीक है, इंडिया ने जो अटैक किया था उसकी रिटेलिएशन में। और उसी दिन क्या हुआ था, उसी दिन शाम तक सीजफायर एग्रीमेंट हो गया था दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि हम लोग अब एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, वो उसी दिन हो गया था। तो ये चारों ठीक से मैच है। अब ये देखो यूपीएससी इस टाइप से पूछता है, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया कि चलो ठीक है, आगे जाके हो सकता है इनका भी मन करे ऐसे डालने का, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर तो ऑल 4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। अब देखो फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें अक्सर मिस होती हैं, और 1-2 नंबर अगर आपने आगे गलत कर दिए, ठीक, आप रेस से बाहर हो जाओगे। खास करके एट प्रेजेंट क्योंकि सीटें बहुत कम आती हैं, इस बार तो खैर अच्छी खासी आई थी, लेकिन अगर सीटें कम है और इस टाइप के ब्लेंडर करोगे, 2-3 क्वेश्चन अगर हो गया तो लिटरली आप बाहर हो जाओगे, ठीक। तो ढंग से पढ़ो। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग न्यूली एस्टैब्लिश्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अभी अभी गवर्नमेंट ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। पहला बोल रहा है इट रिप्लेस्ड बीपीएसएस, ठीक है, अभी तक एक्चुअली पहले इसी को पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को बीपीएसएस बोला जाता था, ठीक है, बस उसका नाम बदला गया, नाम के साथ कुछ इंटरनल स्ट्रक्चरिंग में भी चेंजेस आए, बहुत सारी डिटेल में जानने का मतलब नहीं है, लेकिन इतना होता है कि बीपीएसएस का नाम बदल के अब पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रखा है। ये 6 मेंबर बॉडी होगा, बिल्कुल सही है। और फाइनेंस सेक्रेटरी सर्व एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ये स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली इसको चेयर करेंगे आरबीआई गवर्नर, ठीक, ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। और ये उसकी एम, मतलब उसका पर्पस क्या है, उस पर स्टेटमेंट है इट स्कोप हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ओवरसाइट ऑफ डिजिटल पेमेंट। देखो जितना भी पेमेंट और सेटलमेंट होता है ना इंडिया में, इंक्लूडिंग डिजिटल पेमेंट, जो आप फोन पे से करते हो, गूगल पे से करते हो, वो सब पे ये ओवरसाइट रखेगा, ठीक है। तो ये है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है नाविक इज इंडियाज इंडिजिनस। देखो ये फिर से न्यूज में था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय इन सब चीजों का यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इस बार देखो सिक्योरिटी इश्यूज जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, प्री मेंस दोनों के लिए, इसलिए बहुत अच्छे से करके जाना। नाविक इज इंडियाज इंडिजिनस है, बिल्कुल सही बात है, खुद इंडिया ने बनाया है। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशनिंग सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नाविक जो इंडिया का है वो एक्चुअली पोजीशनिंग सर्विसेज के लिए है, एग्जैक्ट लोकेशन स्पेशल, अगर आप
स्पेशल पोजिशनिंग की बात करोगे तो एग्जैक्ट किसी चीज की लोकेशन कहाँ पे है उसके लिए ये नाविक यूज होता है। ठीक है, जैसे जीपीएस होता है ना, वैसे ही समझ लो आप, जीपीएस यूज करते हो वही काम ऑलमोस्ट नाविक भी करेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर ये, जीपीएस ग्लोबल लेवल पे है और नाविक रीजनल लेवल पे है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, नाविक यूजेस सैटेलाइट पोजीशनड ओवर इंडियन मेनलैंड, बिल्कुल सही है, फॉर ग्लोबल कवरेज। यहां पे गलत हो गया, एक्चुअली नाविक ग्लोबल कवरेज नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ कुछ होती हैं सैटेलाइट्स जो ग्लोबल कवरेज देती हैं, जैसे जीपीएस है वो ग्लोबल कवरेज दे रही है, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी मूवमेंट होगा वो ट्रैक कर सकती है उस चीज को। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे किस चीज की वो भी ट्रैक कर सकती है। ऐसी चाइना की बाइडू है वो भी कर सकती है काम। ठीक है, लेकिन इंडिया की जो ये है ना, ये अभी ग्लोबल नहीं है, ये रीजनल है। रीजनल इसलिए है क्योंकि ये इंडियन मेनलैंड और उसके आसपास 1500 किलोमीटर तक, ये अगर मेनलैंड मान लो इंडिया का, तो उससे आसपास 1500 किलोमीटर तक का ही कवरेज है अभी इसके पास। ठीक है, तो मोस्टली पाकिस्तान वगैरह कवर हो जाते हैं इसमें। ठीक, तो ये एक्चुअली इसका नाविक का यूज दोनों है, सिविलियन पर्पज के लिए भी है और मिलिट्री पर्पज के लिए भी है। तो यहाँ पे मिलिट्री पर्पज में भी यूज आ रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट हो गया गलत इस वजह से, इसीलिए बोलता हूँ स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो, अक्सर ये गलतियां होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, भाखड़ा नंगल डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। अभी मई में ही ये हुआ था, इस ये डैम के वाटर को लेकर रिलीज करने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच में थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हुए थे। पंजाब ने पानी देने से मना कर दिया था। मई में मंथ में एक्चुअली जो वाटर लेवल होता है बहुत कम हो जाता है नदियों का, तो उस समय अक्सर देखोगे इस टाइप के इश्यूज स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में होते रहते हैं। ठीक है, तो भाखड़ा नंगल डैम जो है वो किस नदी पे है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, सतलज नदी पे। ठीक है, भाखड़ा डैम जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और नंगल डैम कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, लेकिन दोनों किस पे हैं, सतलज नदी पे ही है। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये इसके बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एचपी से चालू करो, एचपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ये इसके बेनिफिशियरी स्टेट्स एंड यूटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेनिफिशियरी का मतलब ये हो गया कि मतलब इनका वाटर यहाँ पे यूज हो रहा है पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, सब चीजों में यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी की बात हो रही है। ठीक है, सीपीईसी ये बोल रहा है, देखो सीपीईसी कहाँ पे है, बना के देखते हैं मैप थोड़ा सा। अगर ये इंडिया है, खैर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है हमारा प्यारा भारत, लेकिन चलिए समझने के लिए बहुत है। अगर ये पाकिस्तान है, ये मान लो पाकिस्तान है, तो सीपीसी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो गल्फ कंट्रीज है ना, इस तरफ गल्फ कंट्रीज है, यहाँ से चालू होता है और ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते होते, इनफैक्ट यहाँ से नहीं, यहाँ से होते होते इंडियन ऑक्यूपाइड, सॉरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते होते ये चाइना के उगर प्रोविंस में, सॉरी जिनजियांग रीजन में, उगर पड़ता है, उगर रीजन पड़ता है, वहां तक जाती है। ठीक है, जिनजियांग तक। तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ग्वादर पोर्ट से, ग्वादर पोर्ट से स्टार्ट हो रही है जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, अब ये देखो, चाइना पाकिस्तान एग्रीड टू एक्सटेंड सीपीईसी टू ईरान, अभी मई में न्यूज थी, ये एक्चुअली ईरान को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, देखने में आपको लगेगा पाकिस्तान के बगल में ईरान है तो हो सकता है ईरान तक भी हो रहा हो। ठीक है, ईरान है यहाँ पे तो ईरान तक हो रहा हो, लेकिन नहीं, वो अफगानिस्तान तक है। सीपीईसी एम्स टू कनेक्ट चबहार पोर्ट टू जिनजियांग रीजन इन चाइना। ठीक है, चबहार से नहीं है, चबहार तो देखो यार ईरान का पोर्ट है जो यहाँ कहीं पे है, चबहार यहाँ पे है, और जो चबहार पोर्ट है वो इंडिया डेवलप कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये चबहार पोर्ट से नहीं, ग्वादर पोर्ट से होते होते यहां तक जाएगा, चाइना तक। आपके क्वेश्चन ऐसे गलत कराए जाते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही गलत है यहाँ पे। एक्चुअली सीपीईसी प्रोजेक्ट का फायदा ये ऐसे बोल रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अराउंड खूब सारे रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क बनेगा, पाइपलाइंस बिछेंगी। मेन एम यही है कि चाइना तक गल्फ रीजन से जो ऑयल है वो यहाँ से ले जाया जा सके, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से जाता है और मलक्का स्टेट होते हुए जाता है, लेकिन वो दूर भी पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर कल को कुछ लड़ाई वड़ाई होती है ना, तो यहाँ पे वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका इन्फ्लुएंस काफी है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है, तो वो उसको ये डर लगा रहता है कि कल को अगर कुछ लड़ाई हो गई, इसको चोक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो हमारे पास ठीक से पहुंच नहीं पाएंगी ये सब चीजें, इसलिए एक नया रूट वो देख रहा है। ठीक है, और ये सब काम किसके अंतर्गत हो रहा है, चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थी, BRI, उसके अंतर्गत ये सीपीसी वगैरह हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वाज सिक्किम मेड अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया, कब बना था, 1975 में। ये न्यूज में था क्योंकि अभी इसके 50 साल पूरे हुए हैं, 50 साल हो गए ना, देखो 25 इधर और 25 इधर,
2000 से अगर देखोगे तो टोटल 50 ईयर्स हो रहे हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये। 1975 में 50 साल पूरे हुए, और किस अमेंडमेंट से हुआ था? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा इसको फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिला था इंडिया का। ठीक है, तो ये सब 1975 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बाय हाउ मच हैज इंडिया ऑफिशियली रिवाइज्ड इट्स कोस्ट लाइन लेंथ एज पर रिसेंटली रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा एक है, एनुअल रिपोर्ट। खुद देखो, एक बार पॉज करके ना क्वेश्चन खुद पढ़ा करो, फिर उसके बाद देखो इसको, और लगा भी लिया करो अगर आपको आ रहा है तो। ठीक, तो अब इसमें सीन ये है कि एक्चुअली हुआ ये कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नया डेटा निकाला है। अभी तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो या सारी बुक्स पढ़ो, किसी बुक्स में पढ़ो ऑफिशियल डेटा में, तो उसमें समवेयर अराउंड 7,516 किलोमीटर के अराउंड इंडिया की कोस्ट लाइन बताते हैं। लेकिन अब ये नया डेटा आया है जिसके हिसाब से, और ये ऑथेंटिक डेटा है, तो आगे जाके एनसीईआरटीज में भी अपग्रेड होने वाला है। अब हमारा कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी हो गई? 11,098 किलोमीटर। ठीक, इतनी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होगे इसका मतलब इंडिया ने किसी कंट्री को एक्वायर कर लिया होगा इस वजह से ये कोस्ट लाइन बढ़ गई। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो ये कोस्ट लाइन नापने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, वो थोड़ी अब बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। उस वजह से जो थोड़ी इंट्रिकेट डिटेल्स होती है ना, जैसे यहाँ कहीं मुड़ रहा है, ऐसे हो रही है बॉर्डर, ठीक है, ये कोस्ट लाइन ऐसे ऐसे हो रही है, तो वो सब और अच्छे से मैप हो पा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, वो अपने आप दिख रही है कि ज्यादा कोस्ट लाइन है इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट पर्पस डिड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली लॉन्च E0 FIR? E0 FIR करके एक लॉन्च किया गया है। देखो FIR क्या होता है? FIR ये होता है ना कि आप मान लो आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ, आपने जाके पुलिस को बताया अपने लोकेलिटी में, जो भी पुलिस स्टेशन जिसके जुरिस्डिक्शन में आप रह रहे होगे, FIR लिख देगी। ठीक है, फिर एक होता है 0 FIR। ठीक है, FIR नॉर्मल ये हो गया। 0 FIR में क्या होता है, आपके अगेंस्ट क्राइम हुआ, अब आपने जाके कहीं भी, मान लो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आपने कंप्लेन कर दिया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, बाद में वो पुलिस स्टेशन क्या करेगा, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ होगा वहां पे ट्रांसफर कर देगा उस केस को। ठीक है, तो ऐसे काम करता है 0 FIR। आपने तो कहीं पे भी जाके वो FIR कर, किसी भी पुलिस स्टेशन जाके FIR कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, कई बार जो ऐसे बॉर्डरिंग वो होते हैं ना थाने या जुरिस्डिक्शन जिनकी होती है, उनमें दिक्कत हो जाती है, क्राइम कहाँ पे हुआ पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब लोकेशन नहीं ट्रैक हो पा रही है, तो ये हो रहा है 0 FIR। E0 FIR क्या है? अब देखो, FIR देखा, 0 FIR देखा, E0 FIR मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड हो गया ना ये। इसका मतलब ये है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए नहीं है ये, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं, ये है साइबर क्राइम केसेस के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है, अब अगर किसी बंदे ने नेशनल क्राइम साइबर क्राइम पोर्टल एक होता है, अगर उस पर किसी बंदे ने कॉल करके बताया कि भाई मेरे अगेंस्ट क्राइम हुआ है, या उसने रिपोर्ट किया वहां पे ऑनलाइन, और 1930 पे कॉल करके बोला, या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके उसने बोला, अपनी कंप्लेंट दर्ज करी कि मेरे अगेंस्ट साइबर क्राइम हुआ है, और अगर वो क्राइम 10 लाख रुपए से ज्यादा हुआ है, तो ये रिपोर्ट करते ही अपने आप ये क्या करेगा, ये जो दोनों चीजें हैं ये अपने आप क्या करेंगी, उस कंप्लेन को E0 FIR में कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है, उस कंप्लेन को FIR में कन्वर्ट कर देंगी, FIR में कन्वर्ट कर देंगी, और जो भी थाना लगेगा, जिसका जुरिस्डिक्शन होगा, पुलिस स्टेशन का जिसका जुरिस्डिक्शन में ये क्राइम हुआ होगा, अपने आप वहां तक ट्रांसफर हो जाएगा उसका केस। ठीक है, ये होता है E0 FIR। ये किसके लिए हुआ है? साइबर क्राइम केसेस के लिए हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से करके जाना, ये आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, चागोस आइलैंड पे क्वेश्चन है ये। चागोस आइलैंड जो है न्यूज में था इस समय, क्योंकि अभी भी इस पे एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखते हैं इस पे। इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। गलत। देखो, चागोस आइलैंड समवेयर यहां पड़ता है। मान लो अगर ये मेडागास्कर है और ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका या मेडागास्कर है, तो यहाँ कहीं चागोस आइलैंड पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मॉरिशस वगैरह पड़ेगा। हाँ, मेडागास्कर ये है, मॉरिशस ये है। ये तो कौन सा रीजन हुआ? ये फिर इंडियन ओशन हुआ ना, यहाँ तो इंडियन ओशन है, अफ्रीका और इंडिया के बीच में, यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो पहली बात तो ये गलत हो गया। चागोस आइलैंड एक्चुअली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, किसके बीच में? यूके और मॉरिशस के बीच में। मॉरिशस पहले यूके की कॉलोनी थी, मॉरिशस जो थी यूके की कॉलोनी थी, तो ओवर द टाइम यूके ने मॉरिशस तो खाली कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, चागोस आइलैंड, जैसे मॉरिशस ये है और ये चागोस आइलैंड है, चागोस आइलैंड पे अपना कब्जा रखा, क्योंकि उनको पता था ना ये सब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ से काफी चीजें, भाई मिलिट्री बेस अगर यहाँ बना के रखोगे तो आप काफी चीजें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, ये चागोस आइलैंड पे अपना कब्जा बनाए रखा। उसी को लेके मॉरिशस ने इस पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, और फाइनली फिर क्या हुआ, अब जाके इन्होंने ये यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया,
अब फाइनली जाके बोला कि ठीक है, एग्रीमेंट साइन किया और बोला कि ठीक है हम मॉरिशस को ये ट्रांसफर करते हैं, अब हमारा इस पर कोई क्लेम नहीं है चैगोस आइलैंड पे। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा चैगोस आइलैंड कर दिया, लेकिन चैगोस आइलैंड में भी एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया नाम है उसको। उस पे इन्होंने बोला कि नहीं, इसको हम 99 साल की लीज पे ले रहे हैं आपसे, ठीक है, 99 साल तक हम मिलिट्री बेस की तरह इसको यूएसए के साथ, एक्चुअली यूके प्लस यूएसए मिल के इसको ऑपरेट करेंगे और उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे इसको मॉरिशस को, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा, नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर आप ये देखो, ये इंडिया है और ये मान लो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है, लेकिन मान लो चलो म्यांमार है ये, ठीक, और ये है इंडिया। तो कालादान जो है ना, वो ऐसे करते हुए जाएगा, म्यांमार में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे होते होते इंडिया तक वापस आएगा, एजोल तक आएगा, और कोलकाता से स्टार्ट होता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक, कोलकाता से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे ये सितवे पोर्ट जिसको इंडिया बना रहा है, सितवे पोर्ट को म्यांमार में यहाँ पे है, और यहाँ से ऊपर जाके पलेटवा तक जाएगा, पलेटवा से फिर एजोल तक। तो यहाँ से यहाँ तक तो भाई नदी के रास्ते जा रहा है, सॉरी ओशन के रास्ते जा रहा है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है ना यहाँ पे, इंडियन ओशन, तो ऐसे ये ओशन के रास्ते जा रहा है। फिर सितवे से पलेटवा तक कैसे जा रहा है, ये नदी के रास्ते जा रहा है। यहाँ सामान उतारा जाएगा, एक्चुअली ये सामान ट्रांसफर करने के लिए, ठीक। यहाँ से फिर सामान ट्रांसफर होगा, नदी पे जाएगा, नदी मतलब ये नदी का रूट है सितवे से पलेटवा तक, उसके बाद फिर रोड बन रही है यहाँ पे एजोल तक। और अब ओवर द टाइम एक्चुअली अभी न्यूज में इसीलिए था क्योंकि इसको और ऊपर तक कनेक्ट करने की कोशिश हुई, सिलचर वगैरह तक इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इसका रूट यही है। अगर ये पूछोगे ना, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो कोलकाता से लेके एजोल तक है। एजोल मिजोरम की राजधानी है, ठीक है, इसके बीच में। तो इसका आंसर हो गया ये, कोलकाता पोर्ट टू एजोल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक्चुअली इंडिया इसलिए कर रहा है ये सब काम क्योंकि देखो नॉर्मली अभी तक यहाँ से चिकन स्नैक यहाँ कहीं पड़ता है, वही इकलौता रास्ता है इंडिया के पास, नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड इंडिया से अगर नॉर्थ ईस्ट तक कोई सामान या इंसान को जाना है तो यही इकलौता रास्ता था। बांग्लादेश से इंडिया ने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चालू किए थे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक चला जाए, लेकिन अब जो शेख हसीना वाजिद की जब से गवर्नमेंट गई है, फेवरेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो इंडिया को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है इस चक्कर में। तो अब वो ऑल्टरनेट रूट इस पे फोकस कर रही है कि भाई अब यहाँ से भेजा जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। WHO adopted the first ever global pandemic treaty in May 2025 to improve pandemic preparedness and response, ठीक है, बिल्कुल सही है। WHO ने एक्चुअली अभी पहली बार, ये इसलिए इंपॉर्टेंट कि पहली बार ऐसा हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को अडॉप्ट किया है, ठीक है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को अडॉप्ट किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मकसद क्या है, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स। अभी जब कोविड-19 आया था तो काफी मतलब कलई खुल गई थी एक्चुअली WHO की और भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इसी वजह से ये हुआ कि ठीक है भाई ऐसा कुछ लॉन्च करते हैं ताकि आगे जाकर कोई पैंडेमिक आती है, ठीक है, बड़े लेवल पे कोई ऐसा एपिडेमिक होती है, तो उसके लिए हम बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड रहें, ठीक। तो ये बात तो एकदम सही है। और कैसे प्रिपेयर्ड रहेंगे, द ट्रीटी इंट्रोड्यूसेस अ पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम टू इंश्योर फेयर एक्सेस टू वैक्सीन, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। ऐसे इस तरीके से लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, इसीलिए ये इसका रीजन भी सही है, ठीक है, असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी सही है, क्योंकि यही तरीका है। ये तरीका क्या है, पैथोजन, ये जो बैप्स है ना, बैप्स सिस्टम, पैप्स जो भी बोलना, पैप्स सिस्टम जो है, इसमें क्या होगा, जो पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पैथोजन रिलेटेड जो भी जेनेटिक डेटा निकल के बाहर आएगा ना, कि उनका जेनेटिक मेकअप कैसे है, उसी के बेसिस पे तो वैक्सीन बनती है। तो कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो डेटा निकाल रही है, तो ये बोल रहा है कि ये एक तरीके से ये डेटा जो होगा शेयर किया जाएगा जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, छोटी मोटी कंट्रीज है, ताकि वो लोग भी वैक्सीन बना सकें या उसकी ट्रीटमेंट को लेकर कोई नई चीजें उस पर कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी हेल्प कर रही है प्रिपेयर्डनेस में इसमें। तो ये भी आंसर, ये भी ऑप्शन सही हो रहा है, उसका रीजन भी हो रहा है, ठीक है, आंसर हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी रिसेंटली इन न्यूज इज अ लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो ये जो चीज है ना, EEF, ये भी न्यूज में था में एक्चुअली जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में फ्रिक्शन चल रहे थे, उस समय आपने देखी एक न्यूज देखा होगा कि IMF ने एकदम से लोन अप्रूव कर दिया पाकिस्तान का, जिसको इंडिया बहुत ज्यादा रिटेलिएट कर रहा था कि भैया अभी क्यों दे रहे हो, एटलीस्ट कम से कम डिले कर दो। पहली बात, देना ही नहीं चाहिए क्योंकि टेरर फंडिंग में यूज हो रहा है। बाकी फिर इंडिया ने बोला कि एटलीस्ट अगर डिले नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, डिले कर दो इस चीज को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जो IMF ने जो लोन प्रोवाइड किया था ना पाकिस्तान को, वो इसी फैसिलिटी के अंतर्गत किया था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी।
इसी के अंतर्गत पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दिया था, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग करेंसीज इन एसडीआर बास्केट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दर वेटेज, हाईएस्ट से लोएस्ट में करना है एज पर लेटेस्ट आईएमएफ रिव्यू। ठीक है, एसडीआर बास्केट में जो करेंसीज है ना, एसडीआर अपने में कोई करेंसी नहीं है, लेकिन उसकी जो वैल्यू डिराइव होती है वो बास्केट ऑफ करेंसीज की वैल्यू से डिराइव होती है। तो आपको इसमें यही बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। देखो, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू होती है यूएस डॉलर की। ठीक, सबसे ज्यादा वैल्यू यूएस डॉलर की है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें वैल्यू यूएस डॉलर की हो गई। सेकंड नंबर पे आपका आता है यूरो। ठीक, और तीसरे नंबर पे आता है रनमिनबी, जो भी बोलते हैं इसको ठीक से बोलना ही थोड़ा टफ काम है, चाइनीज वर्ड है, चाइनीज युआन ये आता है, और फिर लास्ट में जापानीज येन आता है। तो सही आंसर ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राइज ग्लोबल टूरिज्म प्लेटफॉर्म, ये भी लॉन्च हुआ है मई 2025 में, उसके बारे में पूछा है आपसे। इसको किसने लॉन्च किया है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं कि कंट्रीज को अगर कोई लॉन्च कर रही है तो क्या लॉन्च कर रही है, या फिर कोई ग्लोबल। आप ये देखना इस बार के उसमें करंट अफेयर्स में जो 2024 में पूछे गए हैं, आप देखो अगर कोई इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है तो किसने लॉन्च किया, उसका एम क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको कवर करने की भी कोशिश करी है। इसको यूरोपियन यूनियन लॉन्च किया था, बिल्कुल गलत है, सऊदी अरेबिया ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसका एम एक्चुअली ये था, इसका एम एक्चुअली टू राइज ग्लोबल टूरिज्म प्लेटफॉर्म का एम ये था कि ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स होंगे। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो आके बैठेंगे, डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म सेक्टर फेस कर रहा है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, कोविड-19 के बाद इसलिए टूरिज्म सेक्टर इंपैक्ट भी काफी हुआ था, तो बस इन्हीं सब बातों को लेके है ये। तो अगर इसका एम ये बोलो कि इट वाज लॉन्च विद स्पेसिफिक एम ऑफ बूस्टिंग टूरिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज, तो गलत हो गया ना, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट, अब ये देखो रीजनल बैंक्स हैं और आपको जो नॉर्मली इस समय न्यूज में चल रहे थे उनको आपको उनके हेडक्वार्टर से मैच करना है। ठीक, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ये है मनीला में। ठीक है, एडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका है, ये है शंघाई में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में पड़ता है, ये ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स का है ये, ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर बनाया ये बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ये आपका पड़ता है बीजिंग में, ये एक्चुअली चाइना ने चालू किया था AIIB। ठीक है, और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ये अबिजान में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री बिकेम द 9th मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। मई में अभी कौन सी कंट्री थी जो कि 9th मेंबर बनी है? ठीक है, 9th मेंबर बनी है ये अल्जीरिया। ठीक, अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री है, अल्जीरिया बनी है 9th मेंबर। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एक्चुअली इसको ब्रिक्स ने चालू किया था एज अ काउंटर टू वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, ये दोनों क्या है, वेस्टर्न डोमिनेटेड लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हैं। ठीक, इनमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस भी होता है इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज का, तो उसी को एक तरीके से काउंटर वेट के लिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू कैलिडोनिया, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में चल रहा था, लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ठीक है, रिसेंटली न्यूज ड्यू टू इट्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज टेरिटरी ऑफ विच कंट्री। देखो ये अगर ऑस्ट्रेलिया मान लो ना, देखो फ्रांस तो ऊपर है, ये एक्चुअली फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस तो ऊपर है यूरोप में, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ कहीं पे पड़ता है ये न्यू कैलिडोनिया। एक्चुअली ये सब आप जब पीडीएफ देखोगे, पीडीएफ में मैंने बहुत अच्छे से मैप में ये सब चीजें समझा रखी है, मतलब दे रखी है आपको, समझा क्या रखी है, वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। यहाँ बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे खुद बना के दिखा दे रहा हूँ। तो साउथ पैसिफिक में लाई करता है न्यू कैलिडोनिया, और यहाँ पे एक्चुअली अभी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है। यहाँ की जो लोकल कनाक पॉपुलेशन है वो डिमांड कर रही है कि भैया हमें अलग कंट्री का दर्जा दो। अभी तक ये क्या है, एक तरीके से टेरिटरी है किसकी है, फ्रांस की टेरिटरी, फ्रांस यहाँ पे ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है न्यू कैलिडोनिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे फिस्कल ईयर 2024-25 जो पिछला साल गया उसमें इंडिया के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में डेटा निकल के आया था, गवर्नमेंट RBI का डेटा था। उसके हिसाब से इंडिया रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर टोटल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है, सॉरी पहली बार कह रहा हूँ, अभी तक का जो भी हर साल एक्सपोर्ट होता था उसमें जो 2024-25 में जो एक्सपोर्ट हुआ वो अभी तक का हाईएस्ट रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इंडिया का एक्सपोर्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, कुछ समवेयर अराउंड $820 बिलियन के अराउंड इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा जानने की जरूरत नहीं, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ।
और ये जो इंक्रीज हुआ है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर किसका रहा है? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का। बिल्कुल गलत। इंडिया में एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर का ही हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सेक्टर ही ओवरऑल पूरा काफ़ी हिला हुआ है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ होती है इंडिया में, तो वो सर्विस सेक्टर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोर्ट में भी उसी का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा। 13.6% का इंक्रीज आया है इसमें, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली 1, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस इंक्रीजिंगली इंक्लूड नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स टू रिड्यूस डैमेजेस। देखो काइनेटिक नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है? काइनेटिक रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि आपने सामने वाले के ऊपर मिसाइल मार दी, ठीक है, सामने वाले कंट्री के ऊपर। मिलिट्री जब दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई वगैरह होती है तो ये एक तरीके से मिलिट्री वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं। इस समय एक्चुअली जब इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था उस समय ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे। काइनेटिक वर्ड, नॉन काइनेटिक लगातार आप पेपर में और न्यूज चैनल में देख रहे होगे, यूज कर रहे होंगे लोग। तो काइनेटिक रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपने सामने वाले एनिमी कंट्री के ऊपर मिसाइल मार दिया, ड्रोन मार दिया, ठीक है, उनका नुकसान कर दिया ऐसे, तो वो काइनेटिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ। काइनेटिक मतलब मूव करने वाली चीज एक तरीके से काइनेटिक बोलते हैं ना। नॉन काइनेटिक का मतलब क्या हुआ? नॉन काइनेटिक का मतलब ये कि आपने कोई फिजिकल फोर्स का यूज नहीं किया। आपने क्या किया, मान लो सामने वाले के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक तरीके का होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो हो रहा है, आप एनिमी रेडार को ही जैम कर दो। एनिमी रेडार को जैम कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो काफी ज्यादा क्रिपल डाउन हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप की चीजें जो होती है ना, वो नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स में आती हैं। तो मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन इंक्रीजिंगली इंक्लूड नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स टू रिड्यूस डैमेजेस। बिल्कुल सही बात है, इस पे ज्यादा फोकस होने लग गया है, ठीक है। और जैसे कंट्रीज और डेवलप होंगी, उनकी टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, इनका और ज्यादा बढ़ने वाला है। नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्सेज और ज्यादा बढ़ने, भाई साइबर अटैक कर दो सामने वाले के ऊपर, बहुत सारी चीजें उसकी ऐसी क्रिपल डाउन हो जाएंगी, वो भी हो गया नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। दूसरी चीज ये कह रहा है, नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स इन्वॉल्व पीस टॉक्स एंड सीज फायर एग्रीमेंट विदाउट द यूज ऑफ एनी डिफेंस। देखो ये गलत है, ये नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है? ये तो पीस टॉक की बात कर रहा है, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में पीस टॉक और सीज फायर की बात कर रहा है, ये नहीं होता नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये तो सही है और ये गलत हो गया। ए इज टू, बी इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड। विजिंजम पोर्ट है ये, केरला में पड़ता है, वेस्टर्न कोस्ट। केरला में तो ऑब्वियसली बात है वेस्टर्न कोस्ट पे ही होगा। केरला में है ये विजिंजम पोर्ट। ये इंडिया का पहला है डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। देखो अगर ये इंडिया है और ये श्रीलंका है और यहाँ कहीं पे ये सब है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज मान लो, तो अभी तक क्या था, इंडिया के पास कोई भी अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक्चुअली वो पोर्ट होते हैं जहाँ पे शिप्स की डॉकिंग होती है और एक शिप से सामान दूसरे सामान पे लादा जा सकता है, ठीक है। सामान ऐसे उतारा गया, लादा गया, तो उस काम के लिए जो यूज होते हैं वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होते हैं। इंडिया में एक्चुअली जो यहाँ पे वाटर डेप्थ है ना बहुत कम है इंडियन कोस्ट पे, इस वजह से क्या होता है, बड़ी शिप्स इंडिया में आ ही नहीं सकती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोलंबो में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और सिंगापुर में यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो कभी सामान जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, या मान लो यहाँ से यहाँ तक आया बड़े बड़े शिप्स में, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे सामान उतरता था और छोटी शिप्स के द्वारा उसको इंडिया भेजा जाता था। यहाँ पे उतरा और इंडिया भेजा गया, ठीक। और ऐसे भी कई मान लो आगे सामान ऐसे, ये सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, ऐसे होते हुए जारी होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से भाई सामान आ रहा है, यहाँ तक रुका और यहाँ पे रुक के फिर दूसरे शिप में गया और यहाँ तक चला गया। अब देखो इसमें यहाँ पे इन लोगों को फायदा भी हो रहा था। अब जब इंडिया के पास खुद का होगा ना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो ये सब यहाँ पे आके रुकेंगे और यहाँ पे आगे सामान को उतारेंगे और दूसरी शिप में ला देंगे, ठीक है। तो ये फायदा है इसका। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के पास डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया गया है विजिंजम में। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखो असर्शन रीजन, हमने देखो हर टाइप का कवर किया। अभी आगे टू स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं। अच्छा अभी यहाँ मैं आपको रोक के एक चीज ये भी बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने ज्यादा लोगों से हो सकता है आप उनको ये चीज शेयर भी करिए। उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियोस बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अमलगमेशन ऑफ आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स एम्स टू इंप्रूव स्केल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट। After the recent fourth phase of amalgamation, total number of RRBs has increased across the country. Actually देखो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चल रही है, वन स्टेट वन RRB। ये पॉलिसी मतलब हर, एक्चुअली इंडिया में RRBs बहुत ज्यादा थी, एक ही स्टेट में मल्टीपल RRBs काम कर रही थी। उससे क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आ पाता है, ठीक है। सेम काम अलग अलग एजेंसी कर रही है तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट भी उस तरीके से जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपका सामान भी, खर्चा भी ज्यादा हो रहा है।
तो एक स्टेट में कई सारे आरआरबी, तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आई कि हर स्टेट में सिर्फ एक आरआरबी होगी, ठीक। तो इसका ये फोर्थ फेज चल रहा था। अब जाके इंडिया में क्या हुआ है कि 28 स्टेट हैं और 28 आरआरबी बची हैं। लेकिन ये होने से पहले क्या हुआ है, अभी जब ये फोर्थ फेज ऑफ अमलगमेशन चल रहा था ना, फोर्थ फेज चल रहा था मई में, जो आया था, जो न्यूज में आया था, मतलब फोर्थ फेज का मतलब 1 2 3 फेज पहले भी हो चुके होंगे, पहले भी इनको कम किया जा चुका होगा। तो फोर्थ फेज में क्या हुआ, फोर्थ फेज आने से पहले तक 43 आरआरबीज थी, ये कम होते होते कितनी हो गई, अब 28 बची हैं, ठीक, 28 हो गई। 26 आरआरबीज को अभी वो किया गया था, अमलगमेट किया गया था मई में, ठीक है, 26 आरआरबीज को दूसरे आरआरबीज के साथ। तो ओवरऑल बात ये कि आपको दो डेटा याद करना है कि मई में 26 आरआरबीज को अमलगमेट किया गया था, और अब इंडिया में कितनी आरआरबीज बची हैं, 28 आरआरबी बची हैं इसके बाद। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इस पे आते हैं, अमलगमेशन ऑफ आरआरबीज aims to improve scale efficiency and बिल्कुल सही बात है, बता दिया मैंने आपको। आफ्टर रिसेंट फोर्थ फेज ऑफ अमलगमेशन टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज हैज इंक्रीज्ड अक्रॉस द कंट्री। अरे यार, इंक्रीज कैसे होगी, अमलगमेशन अगर हो रहा है तो नाम से पता चल रहा है ना कि चीजें कम हुई होंगी। जब मिली होंगी दो चीजों को आप मिलाओ एक में, तो उसके बाद दो से वो एक हो जा रही है ना, अमलगमेशन का यही तो मतलब होता है। तो वो कम होगी, तो ये चीज हो गई गलत। तो इसका आंसर हो गया A/R इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, उसी पे सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अलग है। अब कितने आरआरबी, ये बोल रहा है कि ये जो अभी हाउ मेनी आरआरबीज वे रिसेंटली अमलगमेटेड अंडर फोर्थ फेज ऑफ अमलगमेशन अक्रॉस इंडिया, कितनी हुई है, 26 हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2025 में आया भी है, ठीक। तो ये होता है 26 आरआरबी। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रीसेंट डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल आयरन ओर प्रोडक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का डेटा आया था 2024-25 के लिए। इसमें देखो बहुत सारी रैंकिंग दी गई थी, उसमें दो इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो मुझे लगी थी, वो एक थी आयरन ओर की, आयरन ओर प्रोडक्शन की, और दूसरी थी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की। आयरन ओर प्रोडक्शन की, सॉरी यहां लिख देते हैं, आयरन ओर प्रोडक्शन की और दूसरी थी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की। तो आयरन ओर प्रोडक्शन में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, और एल्यूमिनियम में सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक। आयरन ओर में लार्जेस्ट कौन है पूरे वर्ल्ड में, अब ये डेटा अलग से मैं बता रहा हूँ, इसमें रैंकिंग में नहीं थी। आयरन ओर में लार्जेस्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एल्यूमिनियम में लार्जेस्ट कौन है, चाइना है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया आयरन ओर में फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूली अनाउंस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन उत्तर प्रदेश। देखो सेमीकंडक्टर को लेके काफ़ी इस समय इंडिया में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन भी है इंडिया में जो चल रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। सेमीकंडक्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री बढ़ती चली जा रही है, मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है, लैपटॉप्स हो गए, तो इन सब चीज़ों की क्या हो रही है, बिक्री बढ़ती जा रही है। तो सेमीकंडक्टर की भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर की यूज एक्चुअली जो चिप होती है ना, इसमें जो चिप्स लगती हैं इन सब चीज़ों में, मोबाइल में और लैपटॉप्स वगैरह में, उनमें जो चिप्स होती है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो और इंडिया क्या कर रही है, सेमीकंडक्टर एक्चुअली उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यही सब बातों को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर पे फोकस हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंट अनाउंस हुआ है, जेवर एयरपोर्ट के पास, मतलब ये आपका ग्रेटर नोएडा में पड़ता है जेवर एयरपोर्ट, उसके पास में ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट करी गई है। अब ये लेकिन बोला इट विल बी द फर्स्ट, पहली बार ये पहली इंडिया की ऐसी फैसिलिटी होगी। गलत है, ये सिक्स्थ है एक्चुअली, ठीक है, ऐसे गलत कराया जाता है आपका सवाल, सिक्स्थ है ये। इट विल बी स्टैब्लिश्ड एट डिफेंस कॉरिडोर नोड इन लखनऊ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चालू करी गई है, यहाँ पे ये नहीं चालू करी गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है।